नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रकृति के एक ऐसे कमाल के सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हमारे समय के सबसे बड़े पर्यावरणीय संकट को सुलझाने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक खाने वाले कीड़ों की। जी हाँ, सही सुना आपने। ये नन्हे जीव प्रकृति के अपने सीक्रेट रिसाइकल प्लांट की तरह काम करते हैं। जरा सोचिए, हर साल लाखों करोड़ों टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों में जा रहा है। ये सिर्फ मासूम समुद्री जीवों की जान ही नहीं ले रहा है, बल्कि पानी और खाने के जरिए माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हमारे और आपके शरीर में भी पहुंच रहा है। और इस पूरी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ क्या है? यही कि नॉर्मल प्लास्टिक को पूरी तरह से गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, वो खत्म ही नहीं होता। लेकिन जिस प्लास्टिक को इंसान नष्ट नहीं कर पा रहा है, वो प्रकृति में किसी और का फेवरेट स्नैक बनने वाला है ना दिलचस्प? तो चलिए देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्लास्टिक क्राइसिस और इन नन्हे जीवों को। फिर जानेंगे उन मुख्य कीड़ों के बारे में जो प्लास्टिक खाते हैं। इसके बाद हम साइंटिफिक डाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे, इसकी वर्तमान लिमिटेशंस यानी कमियों पर बात करेंगे, फ्यूचर के बायोटेक और रिसाइकलिंग तकनीक को देखेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी की फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्लास्टिक का संकट और ये हैरान कर देने वाले नन्हे जीव। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आखिर ये मुख्य प्लास्टिक खाने वाले कीड़े हैं कौन से? हम इंसानों ने एक ऐसा कचरा पैदा कर दिया है जिसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन प्रकृति के इन छोटे सुपर हीरोज ने इसे अपना पसंदीदा जंक फूड बना लिया है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कीड़ा एक बहुत ही खास तरह के प्लास्टिक को ही खाता है। एकदम स्पेशलाइज्ड हैं ये। जैसे वैक्स वर्म यानी गैलेरिया मेलोनेला, ये उन पॉलीथीन को आसानी से नष्ट कर सकता है जो हम कैरी बैग्स में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मील वर्म यानी टेनेब्रियो मोलिटर, ये थर्माकोल जैसे पॉलीस्टाइरीन को मजे से खाता है। और तीसरा है सुपर वर्म, जो दरअसल मील वर्म का ही एक बड़ा वर्जन है। ये पॉलीस्टाइरीन फोम को बहुत तेजी से पचा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इस पर काफी जबरदस्त रिसर्च भी हुई है। अगर हम इन दोनों मेन कीड़ों के बायोलॉजिकल सिस्टम को कंपेयर करें तो ये सच में माइंड ब्लोइंग है। देखिए, वैक्स वर्म की जो लार होती है यानी उसका सलाइवा, उसमें ऐसे खास एंजाइम्स पाए गए हैं जो पॉलीथीन की लंबी चेन को सीधे तौर पर तोड़ देते हैं। वो उसे छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। और आपको पता है, इसका पता साइंटिस्ट को 2017 में तब चला जब उन्होंने देखा कि ये कीड़े प्लास्टिक बैग्स में बाकायदा छेद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मील वर्म का तरीका थोड़ा अलग है। मील वर्म के पेट में खास बैक्टीरिया होते हैं। अमेरिका और चीन की रिसर्च बताती है कि ये बैक्टीरिया पॉलीस्टाइरीन को सीधे कार्बन डाइऑक्साइड और जैविक पदार्थों में बदल देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाग 3, पाचन की वैज्ञानिक प्रक्रिया। देखते हैं कि ये सब अंदर होता कैसे है। अब देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि कीड़ों के डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाला एक प्रॉपर केमिकल प्रोसेस है। ये पूरी चीज 4 बड़े ही शानदार स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, कीड़ा अपने मजबूत जबड़ों से चबा चबा कर प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। स्टेप 2, और ये सबसे क्रूशल है, कीड़े के पेट में मौजूद बैक्टीरिया और एंजाइम उस प्लास्टिक पर जोरदार हमला करते हैं। सारा हेवी लिफ्टिंग का काम यही करते हैं। स्टेप 3, इस हमले से प्लास्टिक टूटकर बहुत ही छोटे केमिकल्स में बदल जाता है। और फाइनली स्टेप 4, कीड़ा इन छोटे केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेता है। सिंपल लेकिन ब्रिलियंट। अब आते हैं भाग 4 पर, इस समाधान की वर्तमान सीमाएं, क्योंकि हर अच्छी चीज की तरह इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। नेचर का ये सिस्टम सच में कमाल का है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कीड़े हमारे इस विशाल प्लास्टिक संकट का कोई परमानेंट और कंप्लीट सोल्यूशन है? कई बार पढ़कर लगता है कि बस अब तो जादुई छड़ी मिल गई, लेकिन विज्ञान ऐसे काम नहीं करता। तो अभी के लिए इसका एकदम सीधा सा जवाब है नहीं। साइंटिफिक सच्चाई तो ये है कि इसके साथ बहुत सी मुश्किलें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात, ये प्रोसेस हद से ज्यादा स्लो है, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, ये कीड़े हर तरह का प्लास्टिक नहीं पचा सकते, जैसे पीईटी बोतलों के मामले में अभी भी रिसर्च बहुत लिमिटेड है। तीसरी बात, इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है। और दोस्तों, सबसे बड़ा डर है माइक्रोप्लास्टिक का। अगर प्लास्टिक पूरी तरह से नहीं पचा तो वो वातावरण में और भी खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक बनकर फैल सकता है। इसलिए बिना सख्त एनवायरमेंटल सेफ्टी चेक्स के इसे खुले में इस्तेमाल करना बहुत रिस्की है। तो फिर आगे क्या?
भाग 5 भविष्य, बायोटेक और रिसाइकलिंग। इन लिमिटेशंस का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि हम हार मान लें। साइंटिस्ट अब सिर्फ इन कीड़ों के भरोसे नहीं बैठे हैं, वो इन कीड़ों के बायोलॉजिकल सिस्टम को एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज कर रहे हैं। रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं कि वो इन कीड़ों के एंजाइम्स को अलग करके लैब्स में खुद के आर्टिफिशियल एंजाइम्स बना रहे हैं, और उनका अल्टीमेट गोल है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बायोरिएक्टर्स बनाना। मतलब भविष्य में कमर्शियल प्लास्टिक रिसाइकलिंग में इसी बायोटेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और अंत में भाग 6, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेक्शन बहुत काम का है। सबसे पहले तो एक साइंटिफिक टर्म एकदम अच्छे से समझ लीजिए, बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है किसी चीज का प्राकृतिक या जैविक तरीके से गल जाना या टूटना। इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है इन खास कीड़ों के अंदर मौजूद एंजाइम्स और पेट के बैक्टीरिया द्वारा नेचुरली प्लास्टिक को छोटे हिस्सों में तोड़ना। एग्जाम्स के लिए ये डेफिनेशन बहुत हैंडी रहेगी। अब कुछ क्विक एमसीक्यू फैक्ट्स जो आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। अगर सवाल आता है कि वैक्स वर्म कौन सा प्लास्टिक तोड़ता है, तो जवाब है पॉलीथीन। मीलवर्म क्या खाता है? जवाब है पॉलीस्टाइरीन। और सबसे जरूरी ट्रिकी सवाल, प्लास्टिक टूटने का असली कारण क्या है? तो याद रखिएगा, असली काम कीड़े के दांत या शरीर की गर्मी नहीं कर रहे हैं। असली हीरो हैं उनके एंजाइम्स और पेट के बैक्टीरिया। अगर आप मेंस एग्जाम यानी प्लास्टिक मैनेजमेंट और बायोटेक पर कोई आंसर लिख रहे हैं, तो आपको दोनों साइड्स बैलेंस करने होंगे। प्रोज या फायदों में आप लिख सकते हैं कि ये एक इको फ्रेंडली तरीका है, ये लैंडफिल के कचरे को कम करता है, और सबसे बड़ी बात, ये बायोटेक इनोवेशन को बहुत बढ़ावा देता है। लेकिन कॉन्स या चुनौतियों में आपको मेंशन करना होगा कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है, इंडस्ट्रियल स्केल पर ले जाना मुश्किल है, और माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे सेकेंडरी पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रिस्क इसमें हमेशा बना रहता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इंसानों द्वारा बनाए गए ये आर्टिफिशियल एंजाइम्स उन असली कीड़ों से भी कहीं ज्यादा तेज और बेहतर काम करेंगे जिनसे हमने ये आइडिया लिया है? बायोलॉजी और कचरा प्रबंधन का ये संगम वाकई में भविष्य की एक बहुत ही शानदार और उम्मीद से भरी झलक दिखाता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।